तो पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्क्वैश वर्ल्ड कप। यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना होगा कि ये कप है, चैंपियनशिप नहीं है। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। ये पहला स्टेटमेंट है कि क्या ये हांगकांग में ऑर्गेनाइज किया गया था अभी दिसंबर 2025 में। तो ये चेन्नई में किया गया था। ठीक है, फाइनल में जो है इंडिया डिफीटेड हांगकांग, क्या ये सही है। थर्ड स्टेटमेंट इज इट वाज फर्स्ट विक्ट्री ऑफ इंडिया इन दिस टूर्नामेंट, ये सही है। इट्स फर्स्ट एडिशन वाज हेल्ड इन 1996। तो आपका आंसर क्या होगा, इसमें 2 3 4 है, 1 3 4। तो अगर ये गलत होगा तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि चेन्नई जो है में हुआ था, तो 2 3 4 इसका होना चाहिए। और कोई ये क्या 2 3 4 ही होगा, ये जो चेन्नई में खेला गया था। और ये पहला मतलब जो था इंडिया का, ये पहला था। ठीक है ना, पिछले वाले में 2023 में ये ब्रोंज जीता था। और इसमें जो टीम होता है ये मेल और फीमेल दोनों मिलाकर होते हैं। और इसमें अभी जो इस बार का जो टीम था, जोशना चिनप्पा जो है वो लीडर मतलब कि मेन प्लेयर में थे। और ये जो है ये सेंथिल कुमार, अनहद सिंह और ये अभय सिंह, ये चार जो है 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये जो है इसका जो पहला एडिशन था वो 1996 में खेला गया था। और इंडिया में ये पहले भी खेला जा चुका है, ये पहले 2011 में खेला जा चुका है। ठीक है, तो ऑब्वियसली और जो इंडिया में जो 2011 में खेला गया था ये इजिप्ट ने उसमें जीता था। इजिप्ट 2 बार, पिछले लगातार 2 बार से इजिप्ट ही जीत रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 2 3 4 यानी कि ए जो है सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 2, डेथ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 दिसंबर। आपका जो है ये 75th हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये आपका सही हो गया। ठीक है, क्योंकि उनका डेथ जो है ये जो उस समय का, आज का मुंबई, उस समय का बॉम्बे जो था उसमें हुआ था। ठीक है, तो ये आपका विजय दिवस इज ऑब्जर्व्ड एज, विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है, 16। ठीक है, ये 16 दिसंबर हो गया। और ये किस लिए मनाया जाता है, ऑप्शन सी, बांग्लादेश में जो इंडिया ने ऑपरेशन विजय जो किया था उसी के को याद में, उसी की याद में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, ये सही हो गया। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल एआई इंडेक्स ये है। ठीक है, तो ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल पब्लिक, ये जो ग्लोबल एआई इंडेक्स है, या आप इसको कई नाम से समझ सकते हैं। ग्लोबल एआई कॉम्पिटिटिव लिस्ट भी या इंडेक्स भी आप इसको नाम से कहीं कहीं आपको मिलेगा, या फिर ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स भी मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जो है वाइब्रेंसी का एक स्कोर होता है, उसी के आधार पर तय करता है ये लोग। तो इंडिया जो है इसमें 3rd पे आया है। ठीक है, तो इससे भी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये किसके द्वारा पब्लिश होता है। ठीक है, तो ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिश होता है, वही इस पर काम करता है, रिसर्च करता है। और
इंडिया जो है थर्ड पे है, फर्स्ट और सेकंड पे कौन है? यूएसए है और चाइना है। लेकिन अगर आप देखिएगा तो इसके स्कोर में काफी का डिफरेंस है। फर्स्ट का जहां पर 78.60 है, 60 है, वहीं पर चाइना का 36.95 है। अब देख रहे हैं कि कितना कम है, मतलब सेकंड पर तो है लेकिन कम है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी के बारे में इसमें कुछ कुछ जो है दिया हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट हम बता ही चुके हैं। इसमें कुछ ऐसा नया चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ये जो है ऑटोबायोग्राफी है, किसका है? शिखर धवन का है। ये तो आप लोग को पता होगा शायद। ये लगा कि खाली हम ही को मेरा ही स्पोर्ट्स कमजोर है, आप लोग का भी कमजोर है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? राजकुमार गोयल हैज बीन अपॉइंटेड एज डीजी ऑफ NCAER। NCAER जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। ठीक है, इकोनॉमिक के क्षेत्र में, इंडियन इकोनॉमी के क्षेत्र में जो बड़ा बड़ा रिसर्च वगैरह होता है, ये NCAER करता है। और इसका नाम क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ये और इसमें कभी कभी केवल इसका जो है ये भी पूछता है, एब्रिविएशन भी पूछता है, फुल फॉर्म उसका जो है वो पूछ देता है, तो वो भी याद रखना जरूरी है। और ये 1956 में ही इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है? हाँ, बी 1 नहीं होगा, क्यों 1? चलिए, अब आप लोग काफी कॉशस हो गए हैं पहले के मुकाबले। सुरेश गोयल जो है वो डीजी अपॉइंट ये किए गए हैं NCAER के। NCA देखिए, बहुत सारी संस्था है इंडिया में, और उसके सबके डीजी और सबके हेड का नाम हम याद रखें ये संभव नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम पूछ रहे हैं, जब वो क्वेश्चन सेट किया गया है, तो निश्चित रूप से या तो वो आदमी इंपॉर्टेंट होगा या वो ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट होगा, तभी पूछा गया है। तो ये जो है NCAER बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हम तो कह रहे हैं कि इस पर इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, एक अलग से भी क्वेश्चन ये हो सकता है, और ये पूछा गया है, तो इसलिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, और ये जो सुरेश गोयल है ये NCAER के हैं, और इसमें जो पूछा गया है राजकुमार गोयल, वो क्या है? CIC है। ठीक है, CIC मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। NCAER स्टैंड फॉर, ये कभी कभी जो है ये चेंज कर देता है। ठीक है, कभी ये चेंज कर देगा, कभी ये चेंज कर देगा, कॉन्फ्रेंस मतलब कुछ भी, मतलब कहीं से भी चेंज करके ये करता है। और ये 1956 में ये किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। टेस्ला, ये भी इस तरह का भी सवाल जो है पूछा जाता है। जो टेस्ला का EV इंडिया में लॉन्च हुआ, पहला जो चार्जिंग स्टेशन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम और आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने से बचते हैं तो इसी कारण से कि चार्जिंग क्या, जैसे कि CNG है, तो CNG का क्या है, हम लोग देखते हैं कि 1-1 किलोमीटर लंबा लाइन लगा हुआ है CNG भराने के लिए। अगर सोचते भी हैं कि CNG करवा लिया जाए, तो फिर वो लाइन देखकर कभी हिम्मत नहीं करता है कि भाई इसमें तो हम नहीं आ पाएंगे। तो इसमें जो है गुड़गांव जो है इसका चार्जिंग स्टेशन का ये किया गया है। शोरूम जो खोला गया है वो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खोला गया है, जिसको कि शॉर्ट में BKC भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका हो जाएगा क्या, ये गुड़गांव हो जाएगा। ठीक है, ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखा कि आज मामले में C ग्रेड दिया,
उसके बाद में एक ये भी जो है अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। तो चलिए, लेकिन वही बात है कि टॉप पे है। तो ये जो है आपका इंडिया जो है इसका आंसर हो जाएगा। जैरेड इसाकमैन जो है ये चुने गए हैं नासा के एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये सही है। तो ये देखिए, बार बार हम कहते हैं ना कि आखिर जो स्पेस एक्स है वो नासा से कैसे आगे निकल जाता है, जबकि मतलब नासा के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, गवर्नमेंट एजेंसी है, साइंटिस्ट की कोई कमी नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी नासा से आगे निकल जाता है। और आज देखिए कि बहुत सारी चीज है जो कि नासा नहीं कर रहा है और वो ये कर रहा है। तो इसमें जो ये चुने गए हैं ये एक्चुअली एलन मस्क के काफी प्रशंसक और उनके फ्रेंड रहे हैं। ठीक है, और ये चुने गए हैं। नासा का जो हेड होता है वो अमेरिका के स्पेस पॉलिसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मतलब उनके दोस्त हैं तो एक उन लोगों में तालमेल भी बना रहेगा और नासा तो आगे बढ़ेगा, स्पेस एक्स कई गुना रफ्तार से बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोनों को शुभकामना है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 10। which who of the following has been appointed as Chief Justice of India of Patna High Court? नहीं, पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है संगम कुमार साहू को। ठीक है, इस साल पटना हाई कोर्ट में करीब करीब 3 चीफ जस्टिस और शायद 3 ही जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हुआ है। इसके पहले जो थे अस्थाई में पीबी बैजंत्री थे, लेकिन पीबी बैजंत्री भी 22 अक्टूबर को रिटायर हो गए। तो 23 अक्टूबर को सुधीर सिंह को एक्टिंग बनाया गया था। संगम कुमार साहू इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इन द विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट टोटल 16 sittings were held. It was 6th session of 18th Lok Sabha and it was 269th। ये हम क्वेश्चन जो है आपसे पूछे हैं जो कि आपके लिए मतलब आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, अब आप बताइए कितना कौन कौन सा इसमें सही है। ये क्या है, ये सही है या गलत है? चलिए इसका एक्सप्लेनेशन है, हिंदी और इंग्लिश में, आप लोग डरिएगा नहीं। तो ये जो है टोटल कितना 15 सीटिंग्स हुआ। ठीक है, और ये कब से कब तक के बीच में हुआ? ये 1 दिसंबर से 19 दिसंबर। देखिए कभी कभी आपके मन में आ सकता है कि अब इतना डिटेल में थोड़े पढ़ेंगे कि कब क्या हुआ, लेकिन ये चीज आपको एक समझ बनाने में ओवरऑल जो है आप जितना डीपली उसमें इन्वॉल्व रहेंगे आपका समझ जो है उतना ही बढ़िया बनते जाएगा। तो ये जो है 1 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में शुरू हुआ और ये देखिए 15 बैठक हुआ, जिसमें एक पर वंदे मातरम पर हुआ। और वंदे मातरम का उद्देश्य क्या था? वंदे मातरम का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रवाद को इस्टेब्लिश करना। ठीक है, तो अच्छी बात है, संसद आखिर तो राष्ट्र का सिंबल है, राष्ट्र का पूरा वहां पर कानून बनता है, तो राष्ट्रवाद वहां से होना ही चाहिए था। इसको जो है 19 दिसंबर को साइनेडाई ये एडजर्न कर दिया गया था। आप जानते हैं कि एडजर्न जो है जब होता है तो कोई सीटिंग नहीं होता है और उस पूरे सेशन का एडजर्नमेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको हो गया था। और ये देखिए अभी तो 18th लोकसभा ये फॉर्म हुआ है 2024 के चुनाव के बाद में 18th लोकसभा का गठन हुआ है और उसमें जो है ये छठा उसका ये है, ये 6 है। ठीक है,
6 सेशन था, तो ये भी आपको जानकारी के लिए अच्छी बात है। और राज्यसभा चूंकि वो कभी डिजॉल्व नहीं होता है, वो एक परपेचुअल है, तो जो इंडिपेंडेंस के बाद से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक ये 269th सेशन था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन है जो कि आपके लिए काम आ सकता है। अब एक आजकल जो सिस्टम है, जैसे कि फैक्ट्री, मतलब कि पार्लियामेंट की जो तुलना है एक फैक्ट्री के जैसा अब किया जाने लगा है कि अब उसकी उत्पादकता जो है, प्रोडक्टिविटी अब मापी जा रही है। जबकि जबकि पार्लियामेंट की इफिशियंसी प्रोडक्टिविटी पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट इश्यूज, और जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है उस पर कितना हेल्दी डिस्कशन होता है, उस पर डिपेंड करता है। हम अभी खड़े खड़े 10 बिल आपको पढ़ दें और बोलेंगे कि पास हो गया, पास हो गया, मतलब हाँ, मतलब कितने को बोलना है हाँ हाँ, कितने को बोलना है ना, हमको लगता है कि सब लोग हाँ बोले, या फिर मतलब हाँ ज्यादा है, हो गया, पास हो गया। तो दिस इज नॉट द वे ना। तो ये चीज जो है, लेकिन खैर, अगर आपसे अब तो आपको क्वेश्चन बनाना है तो इतना माने बकवास फिलोसफी तो चलेगा नहीं। बात है कि प्रोडक्टिविटी, लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 111, ये भी देखिए कितना शुभ के लिए, 111 तो शुभ होता है हम लोग के लिए, और ये 121 भी शुभ होता है, ठीक है ना। तो राज्यसभा जो है, और राज्यसभा चूंकि बड़ा माना जाता है इसलिए बड़ा वाला संख्या इसमें गया है 121, और ये छोटा सदन है, ये छोटा हाउस है, तो 111 पे मामला ये है। तो ये सब चीज आप समझिए कि कितना न्यू इंडिया जो है उसमें किस तरह की चीजें जो है बढ़िया हो रही हैं, अब प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ रही है। अब इसमें जो है 10 बिल्स जो है इंट्रोड्यूस ये किया गया, ठीक है, लोकसभा में, और 10 और 8 बिल जो है राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, और 8 पास भी हो गया पूरे मतलब दोनों हाउस से। और कल ये 19 ये कल जो है 2 उसमें प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट भी दे दिया, शांति वाले बिल पर भी दे दिया, और VVGRAM पर भी दे दिया, ठीक है ना। तो ये जो है आपका न्यूक्लियर VRAMG, तो ये सब चीज, और हेल्थ सिक्योरिटी से आपको एक क्वेश्चन दिए थे, उसमें जो काम जो किया गया है, कौन से वो 6 बिल मतलब जो ये किए गए हैं, ये ट्रांजैक्ट किए गए। और एक बार आपको ये बताए थे जब पढ़ाए थे, तो प्राइवेट बिल के बारे में बताए थे ना। अभी प्राइवेट बिल पेश हुआ है, सुप्रिया सुले जो है एनसीपी की, वो की है, और राइट टू डिस्कनेक्ट है। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, जब आप ऑफिसर बन जाइएगा तब आपको इसका महत्व जो है समझ में आएगा कि कभी तो ऐसा मौका होता है कि हमको स्विच ऑफ करके, या मैंने बिना स्विच ऑफ किए फोन बज रहा है हम नहीं उठाएंगे, ये हमारा मन है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या मतलब आदमी नहीं होता है? नहीं, पुलिस में देखिए एसडीएम तो एक ही ना है, कि दिन का अलग एसडीएम होता है, रात का अलग एसडीएम होता है। पुलिस का जो कंट्रोल रूम है उसमें तो ड्यूटी 8-8 घंटा बटता है, तो 8 घंटा पर वो बदलेगा, 8 घंटा तो 3 टीम रहेगी। ऐसा थोड़ी है कि अभी हम रात में हैं तो हम दिन में भी वही रहेंगे, लेकिन एसडीएम तो हम रात में भी हैं वही, दिन में भी वही, तो हम सोएंगे कब, हम एज ए पर्सन कब रहेंगे? तो ये एक मतलब समस्या हो जाती है। इमरजेंसी पुलिस पुलिस जो है पर्सन नहीं है, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन 24 घंटा काम कर सकता है, ठीक है ना। पर्सन जो है उसकी इफिशियंसी होती है, 24 घंटा काम नहीं होगा। अभी ना एविएशन सेक्टर में जो प्रॉब्लम हुआ, इसी कारण से हुआ कि एफडीटीएल दिया गया था कि और आराम बढ़ाया जाए, ताकि वो अंडर प्रेशर नहीं आए, दुर्घटना नहीं हो। तो प्लेन दुर्घटना होता है, यहाँ भी जो जमीन पर काम कर रहे हैं लोग,
उनको भी तो आराम मिलना चाहिए, और एक राइट होना। राइट सबसे बढ़िया चीज है, राइट बेस्ड अप्रोच। ठीक है, तो लोग नहीं इसको देना चाहते हैं, क्योंकि फिर जो एक बंधन हो जाएगा राइट बेस्ड अप्रोच में, हमेशा ये डर बना रहता है जो ऊपर वाले अथॉरिटी को। तो ये सब जो मतलब देखिए, इतना तो आप याद करेंगे नहीं, हमको पता है, लेकिन ये सारे जो है ये है जो कि इस विंटर सेशन में, अब ये बिल पास बाई लोकसभा कौन कौन सा है, ये 8 वाला है, ये राज्यसभा का कितना है, ये 8 है। तो इस तरह से जो है बिल पास बाई बोथ हाउसेस, तो ये चीज आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमको पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, आप इसको ये जब आप वीडियो में जाएगा तो स्क्रीनशॉट आप लेकर आप रख सकते हैं या नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 12 पर। महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, ठीक है, एमजी नरेगा। तो एमजी नरेगा 2005 में ये किया गया था। अब बात है कि अभी जो है वीबीजी आरएएमजी जो है ये हुआ है। अब इसमें जो बनाया गया था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल था, यहाँ पर हमको नोटा देना चाहिए था कि कोई भी आर्टिकल इन्वॉल्व था या नहीं था, अगर था तो कितना था, कौन कौन सा था। ठीक है, आर्टिकल 16, ठीक है ना, ये क्या कहता है कि ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी करता है। ठीक है ना, तो मनरेगा जो आप जानते हैं उसमें तो इक्वालिटी था ही, जिसके पास जॉब कार्ड था, आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अगर काम है आप आते हैं तो इक्वालिटी के आधार पर आपको मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 21, ठीक है, अब इसमें देख लीजिए कि जो आर्टिकल 16 है जो आपको पढ़ाए हैं उसमें कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब पर, वो चीज इसमें भी लागू होता है अगर आप वहां काम मांगने गए थे तो। ये नहीं कि आप तमिलनाडु के हैं और आप तमिल भाषा जानते हैं तो आपको यहाँ काम नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर हैं, आपको यहाँ जरूरत है, आपको काम मिलेगा। आर्टिकल 21 के बारे में है कि जो राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, तो हम आपको 100 दिन का काम उसमें जो दिया जाने का ये बात था, क्यों था, इसीलिए ना कि आप एकदम इनह्यूमन कंडीशन में नहीं आ जाए, आपको कम से कम इतना मजदूरी मिल जाए जो कि आप एक मिनिमम नेसेसिटी जो है खाना पीना एक ह्यूमन कंडीशन का, हालांकि क्या ह्यूमन कंडीशन रहेगा, पिछले कई साल से जो है मनरेगा का मिनिमम वेजेस नहीं बढ़ाया गया है, और मतलब आप समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन कितना, आप इंडिया का बजट जो है कहाँ से मतलब 3 ट्रिलियन हो गया, 4 ट्रिलियन हो गया, मजदूरी भी तो बढ़ना चाहिए था ना, ये उसी तरह से 10 ट्रिलियन हो जाए हमको क्या फर्क पड़ता है, जबकि हम 300 में ही खटना है हमको। जो ये आर्टिकल 40 है, तो 40 का ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ठीक है, और उनको जो है कुछ पावर और अधिकार अथॉरिटी दिए जाने की बात उसमें कही गई है, तो जाहिर है कि इसमें भी ये बात लागू है। ठीक है, और इस तरह से आर्टिकल 46 भी है, और इसी तरह से आर्टिकल 48A, क्योंकि इसमें एक तो मशीन से नहीं किया गया था, मैनुअल वर्क पे ज्यादा जोर दिया गया था, और जो भी अब उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह की बात नहीं कही गई थी, थोड़ा फैंसी नहीं था। तो इस तरह से अगर देखा जाएगा तो आपका ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, अच्छा, तो और ये भी हो जाएगा, तो ये जो है ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो ये जो है आपका तीनों सही है ना, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। 14 जो है ऑपरेशन विजय, हाँ, एन ऑपरेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस फॉर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971, ठीक है, तो ये गलत ही हो गया,
और ऑपरेशन टू टेक कंट्रोल ऑफ हैदराबाद, नहीं, तो ये जो है आपका नोटा हो जाएगा। ठीक है, ये नोटा हो जाएगा। और इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशन विजय क्या था। ठीक है, ऑपरेशन विजय जो है वो 1961 में, और कारगिल विजय अलग है। ठीक है, कारगिल विजय अलग हो गया। हाँ, तो ये जो है ये पुर्तगाल से जो गोवा को लिबरेट किया गया था, और 36 घंटे का ये ऑपरेशन था, जो कि 18 दिसंबर 1961 को शुरू हुआ और 19 दिसंबर 1961 को खत्म हुआ। और इसमें गोवा, मतलब पोर्टुगीज जो कंट्रोल था तो गोवा पर, उसको, गोवा को सरेंडर किया गया। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वेसालो डी सिल्वा। ठीक है, ये लास्ट गवर्नर जनरल गोवा के थे, जो कि मतलब पोर्टुगीज थे। अब इसमें जो है ये इंडिपेंडेंस के बाद में एयरफोर्स और नेवी और इसका जो है ये फर्स्ट ज्वाइंट ऑपरेशन था। ठीक है, और इसमें क्या किया गया था कि एयरफोर्स से, एक तो डेवोलिन जो पोर्ट है, जो मन जहां पर पुर्तगाल का पुर्तगाल का एयर बेस था, वहां पर बम गिराया गया। और जो नेवी था उसको जो है नॉर्थ और ईस्ट से जो है इसको कंट्रोल किया गया। मतलब कि तीनों मिलकर जो है ये काम किया। और इसके साथ में जब ये 1961 में हुआ, तो उसके बाद 19 ये देखिए इंपॉर्टेंट है, 1967 में एक प्लेबिसाइट कराया गया। ठीक है, गोवा में। और ये प्लेबिसाइट में ये क्वेश्चन दिया गया था कि डू यू सपोर्ट द मर्जर ऑफ गोवा इन महाराष्ट्र। ठीक है, उस प्लेबिसाइट में जो 1967 में हुआ था, ये जो है इन उसमें लोगों ने डिसाइड किया वोटिंग के माध्यम से, उस समय ईवीएम नहीं था, तो कि महाराष्ट्र के साथ विलय नहीं किया गया। अगर इस प्लेबिसाइट में अगर तय हो जाता, तो आज गोवा आपके सामने में नहीं रहता, मतलब गोवा का नाम नहीं रहता, गोवा तो रहता। ठीक है ना, हाँ, अलग, मतलब एक जो आइडेंटिटी जो थी वो नहीं होता। और तब जो है 1987 में गोवा को इंडिया का 25th स्टेट जो है ये बनाया गया। ठीक है, तो ये देखिए गोवा पर आप अगर आप इसको दिमाग में रखेंगे तो ये कभी नहीं भूलेगा आपको। ठीक है, और 25th स्टेट के रूप में 1987 में इसको स्टेट का दर्जा दिया गया था। अब तो मान लीजिए कोई डेथ कर जाता है तो उस पर चर्चा होती है। और ये रामसुतार जो है इनका डेथ हुआ 70 दिसंबर को। हो सकता है कि इन पर क्वेश्चन भी पूछा जाए, इसलिए जो है हम दे दिए। तो ये कौन कौन सा, तो ये तो गलत में हो गया, ये तो दोनों सेम हो गया। ठीक है ना, तो ऐसा करते हैं कि इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, नोटा कर देते हैं। ठीक है ना, हाँ हाँ, तो ऑल ऑफ द एबव कर देते हैं। अब बताइए, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाए थे कि नहीं बनाए थे? ये बनाए थे टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ श्री राम। ये तो हम शायद आप लोगों को बताए थे कि नहीं बताए थे क्लास में शायद, लेकिन कभी डिस्कस किए होंगे जरूर। तो खैर नहीं भी किए होंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो है श्री राम का, उनकी जो सबसे ऊंची मूर्ति जो है, ये गोवा में अभी एक मठ है, वहां पर बनाया गया, जिसको जो 77 फीट है, यही बनवाए थे। पटना के गांधी मैदान में भी जो ऊंचा गांधी जी का जो मूर्ति है, दो बच्चों के साथ में, वो भी यही बनवाए थे। हाँ हाँ, यही बनवाए थे। तो ये जो है ऑल ऑफ द एबव इसका। हाँ,
अच्छा, नोट दिया हुआ है तो भाई जब इतना करेक्शन कर ही रहे हैं तो एक और करेक्शन कर दीजिए, अब क्या किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो ये सब उन्हीं के बारे में ये दिया हुआ है। संसद में भी ये, और भी दूसरे दूसरे देश में जो गांधी जी का बस्ट स्टैचू जो बनाया गया यहाँ तक वाला, आप देखते हैं ना कि अभी जैसे कि प्राइम मिनिस्टर भी अभी गए थे शायद इथियोपिया में ही, तो वहां भी शायद गांधी जी के मूर्ति पर माल्यार्पण किए थे। और जितने भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमारे इंडियन पार्लियामेंट्रियंस गए थे, जहां जहां जा रहे थे उस कंट्री में, वहां के गांधी जी के मूर्ति पर जो ये मतलब माला ये चढ़ा रहे थे। तो इसका मतलब है कि गांधी जी की मूर्ति जो है ऑलमोस्ट कई देश में मतलब बना हुआ है। तो गांधी जी की, हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि गांधी जी को इंटरनेशनली लोगों ने जाना है। यहाँ विधानसभा में भी अनुग्रह नारायण सिन्हा और कर्पूरी ठाकुर का जो है यही बनवाए थे। ठीक है, आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि नेशनल कुजीन जो है वो पूरा का पूरा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल कर लिया गया। और ये जो है इटली है। तो स्पेगेटी और पास्ता जो है आप लोग खाते रहिए। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फीफा बेस्ट फुटबॉल? सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, माइनॉरिटी राइट्स डे जो है वो 17 का हो जाएगा आपका 18 दिसंबर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। ठीक है, अब आते हैं 18th पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स। तो आप ये इसका मतलब समझ रहे हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो होता है, कोई भी कंपनी या कैपिटलिस्ट कहीं भी इन्वेस्टमेंट करता है तो जाहिर है वो किस आधार पे करता है, कितना रिस्क है हमको कि पैसा हमको रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारी फैक्ट्री सेफ रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सारी बात पर उस पर डिपेंड करता है। तो रिस्क और रेजिलियंस जो है देखा जाता है कि रेजिलियंस मतलब कि अनुकूलता, अगर हिंदी वाले मतलब नहीं समझ पाएंगे रेजिलियंस का मतलब, तो अनुकूलता कि कितना हम उसमें एडेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है क्या स्थिति है, इंडिया स्टैंड्स एट 104th। तो क्या ये सही है? इंडिया स्टैंड्स एट 104 समझ लीजिए कि मान लीजिए 148-50 देश में सर्वे हुआ होगा। अब सोमालिया और सीरिया में तो, सूडान में तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर तो जाने पर भी रिस्क है, घूमने जाने पर भी रिस्क है, तो पैसा कौन लगाएगा वहां पर। लेकिन जितने बचे हुए देश हैं, अगर उसमें 104वां अगर हमारा ये है, स्विट्जरलैंड जो है फर्स्ट पे है। ठीक है, वो तो आपको याद करना पड़ता है ना। आप जो नीचे से जो है देखिए, 150 कंट्रीज का ये सर्वे हुआ था, और 150 में हम जो है विश्व की तीसरी महाशक्ति जो है 104वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये जो है 150 मतलब सबसे नीचे में लेबनान पर है। देखिए ऑनेस्टी देखिए कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क का आकलन करने के लिए लेबनान भी चला गया। बस यही खुशी की बात होती है कि हम 104 हैं, वो 148 हैं, ये बहुत खुशी की बात है। वहां लोग आटा नहीं मिलता है वहां पर, पता नहीं कौन वहां जाके देखा था ये। इसी के आधार पर ये आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पब्लिश मतलब ये जो इंडेक्स है, ये हेनले एंड पार्टनर्स और अल्फा जियो ग्लोबल जो है, ये दोनों मिलकर इस इंडेक्स को तैयार करता है। स्विट्जरलैंड जो है फर्स्ट पर है, और इसके अलावे जो है डेनमार्क सेकेंड पर, नॉर्वे थर्ड पर। इतना तक याद रखिए, बाकी जो है हमको नहीं लगता है कि मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है। सिंगापुर, सिंगापुर जो है वो फोर्थ पे है। चाइना 37th पर है। उसके पास में अपना ही इन्वेस्टमेंट इतना इतना ज्यादा है कि दूसरे को रेजिलियंट लगता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। यूएसए भी
24वें पर है, ठीक है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मगा। इंडिया स्टैंड्स एट 104th, और ये तो है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन जो है आपका है। ये महाशय जो है बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट चुने गए हैं, ठीक है। ये तो जाहिर है कि जब चुने गए तो पहले जिस पोस्ट पे होंगे वहां से रिजाइन किए होंगे। तो ये किस पोस्ट से रिजाइन किए? ए इससे किए, और बी पता नहीं। तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो इसलिए ये होगा तो नहीं, लेकिन अगर बिहार रहता तो हो जाता, क्योंकि ये दोनों पोस्ट पे थे, ठीक। पीएम ऑफ इंडिया डिड नॉट विजिट ऑफिशियली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन दिसंबर। तो इन तीनों पे गए थे, और इस पर जो है नहीं गए थे, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए इस पे थोड़ा सा हम लोग आते हैं, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। जो अभी 3 देश पर ये गए थे, तो एक तो जॉर्डन, और जॉर्डन का कैपिटल कहाँ है? हाँ, बस थोड़ा सा इसमें चेंज कर दीजिएगा, तो जॉर्डन का कैपिटल हो जाएगा अमान। हाँ, तो अमान और ओमान से कंफ्यूज नहीं करिएगा। अमान जो है यहाँ का कैपिटल है, और ओमान जो है कंट्री है, ठीक है। तो 15 दिसंबर को जब पार्लियामेंट चल रहा था उस समय, और उस समय तक वंदे भारत पर चर्चा खत्म हो चुका था, तो प्राइम मिनिस्टर जो है 3 देश की यात्रा पर ये गए। और अभी जो है एक वर्ड काफी फ्लोट कर रहा है, जो कि ग्लोबल साउथ है, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ के पॉलिसी के तहत और ग्लोबल साउथ को प्रमोट करने के लिए, सॉलिडेरिटी के लिए, ये और उनके साथ में इंगेज करने के लिए कंट्री के एक्टिविटीज को, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे कल्चरल हो, तो इन तीनों देशों का सिलेक्शन जो है ये किया गया था। तो पहले वो जॉर्डन गए, फिर इथियोपिया गए, और फिर ओमान गए। तो ऐसे करके अब देखिए, जब जहां भी कोई जाता है तो वहां वहां के प्राइम मिनिस्टर या जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, हेड ऑफ स्टेट होते हैं, उनका नाम जो है याद रखना चाहिए। वहाँ किंग है, ठीक है ना। यहाँ नहीं है, इंडिया में किंग नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे किंग है, किंग अब्दुल्ला इब्न अल हुसैन। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी हैं वहाँ पर, ऐसे बात नहीं है। और ये जो है जफर हसन। तो वहाँ पर किंग और प्राइम मिनिस्टर अलग अलग है, ठीक है ना। दोनों देशों के बीच ये जो बायलेटरल ट्रेड है वो जो है 2.87 बिलियन डॉलर जो है ये रहा। 287 287 बिलियन डॉलर का दोनों के बीच में, मतलब कि जॉर्डन और इंडिया के बीच में ये ट्रेड का वॉल्यूम है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मिलाकर, ठीक है। भारत से जॉर्डन को जो है एक्सपोर्ट होता है वो 1.46 डॉलर का होता है। तो 287 का है, और ये जो है यहाँ पर मतलब कि हमारा एक्सपोर्ट जो है और इंपोर्ट ऑलमोस्ट जो है आधा आधा के आसपास में है, ठीक है। जॉर्डन की अब पिछले 37 ईयर्स में कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल विजिट पर जॉर्डन नहीं गया था। मिस्टर मोदी इज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू ट्रेवल जॉर्डन इन लास्ट 37 ईयर्स, ठीक है। ये सही बात है। जॉर्डन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जॉर्डन क्यों इंपॉर्टेंट है? आप ट्रेड वॉल्यूम देख रहे हैं, 2.87 ट्रेड वॉल्यूम है हमारा, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑलमोस्ट इक्वल टाइप का है, ठीक है। लेकिन ये भी देखना होगा कि इसके ये तो हम लोग बढ़ाएंगे, लेकिन जो इसका स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो क्यों है? जैसे कि जो वेस्ट एशिया का जो एरिया है, आप जानते हैं कि वेस्ट एशिया का जो एरिया है वो इतना मतलब हौच पौच है, और
एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है कि अगर एक देश में अगर नंगा तार सटा दें तो मालूम चला है कि पूरा वेस्ट एशिया मतलब चड़चड़ा के मर गया। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर देखना होगा कि वेस्ट एशिया के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट है, और 5 देश और इजराइल से इसका जो है बाउंड्री ये शेयर करता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छा। रेड सी जो है, रेड सी जो कि हमारा तो इंडियन ओशन जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, और उसके एक्सेस के लिए या फिर और भी चीजों के लिए, हमारे ग्लोबल ट्रेड के लिए रेड सी में स्मूथ हमारा ट्रेडिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, उसके लिए वहां के आसपास के कंट्रीज का फ्रेंडली होना काफी जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो एक तो ये कारण हो गया। ठीक है, इसके अलावा जॉर्डन का एक कुछ और भी इम्पोर्टेंस है। एक तो है कि फॉस्फेट जो हमारे फर्टिलाइजर के लिए इम्पोर्टेंट है, वो उसका वो सबसे बड़ा सप्लायर है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, जॉर्डन से हमारा इकोनॉमिक रिलेशनशिप काफी अच्छा होता है, तो वहां से हम फॉस्फेट इंपोर्ट कर सकते हैं, और जो फर्टिलाइजर्स की जो समस्या होती है हमारे कंट्री में, उसमें हम को आराम मिल सकता है। दूसरी बात कि काफी बड़ी संख्या में जो है, लार्ज नंबर में इंडियन सिटीजन्स गो टू जॉर्डन फॉर टूरिज्म। ठीक है, तो उनको वहां पर कोई असुविधा नहीं हो, उस कारण से भी जॉर्डन का हमारे लिए फ्रेंडली रहना जरूरी है। आप देख रहे हैं अभी की स्थिति बांग्लादेश में, आप देख सकते हैं या समझ सकते हैं। थोड़े दिन पहले या कभी कभी होते रहता है नेपाल में कि इंडियंस को होटल में खोज खोज के निकाल के मारा जाता है। उसी तरह से कभी कभी श्रीलंका में भी ये स्थिति आती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनको मार दिया गया। तो एक तरह से ये चीज जो है, मतलब कि श्रीलंका में नहीं मारा गया था उनको, लेकिन श्रीलंका के इश्यूज के कारण ही मारा गया था। तो एक तो मतलब इस कारण से भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो है, जो नेवी है, तो नेवल फोर्सेस में जो जॉर्डन की स्थिति है वो स्ट्रांग है, और हमारे लिए भी जो है दोनों के बीच में कोऑपरेशन हो सकता है। तो इसलिए रेड सी भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और प्लस में इकोनॉमिक स्थिति जो है वो। उसके अलावा उसके बाद में इथियोपिया गए। इथियोपिया में जो है उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है इथियोपिया का मिला, और उस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है? द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। ठीक है, तो ये जो है इथियोपिया का जो सिग्निफिकेंस था, उसमें अभी बहुत ज्यादा हमारा रिश्ता जो है मतलब एक दूसरे के काम नहीं आ रहा है। ठीक है ना। अभी थोड़ा सा एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन हुआ था कि वहाँ का वोल्केनो फटा था, तो वहां से जो है डस्ट पार्टिकल हमारे यहाँ आया था। इसके अलावा और कोई हमारा बहुत ज्यादा कांटेक्ट नहीं रहा। तो लेकिन इसका जो है आप देख सकते हैं कि 50% हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं और 30% इंपोर्ट करते हैं। दोनों का मिलाकर जो है $200 बिलियन, हाँ, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। ठीक है, अब इस ये मतलब वहां से नहीं, इथियोपिया से नहीं, रेड सी से। ठीक है ना, रेड सी की बात बात है। ये सभी कंट्री जो हैं रेड सी के आसपास या उसमें इनका स्टेक लगा हुआ है। इथियोपिया का डायरेक्ट रेड सी से नहीं है, लेकिन जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसका ये पार्ट है, और उसका रेड सी से कनेक्शन है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रेड सी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रेड सी से हम हर साल $200 बिलियन का जो गुड्स है वो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, जिसमें कि हमारा
एक्सपोर्ट 50%, जो हम अपना एक्सपोर्ट करते हैं, अपने एक्सपोर्ट का 50% एक्सपोर्ट जो है वो रेड सी से करते हैं, क्योंकि रेड सी जो है वो यूरोप वगैरह के में इंटर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इथियोपिया जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक पार्ट है, और ये गल्फ ऑफ एडन जो है इसके लिए इसके हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, इंडियन ओशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है, अगर ये आपके पीटी के लिए क्वेश्चन हो सकता है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सूडान, इरिट्रिया, डिजिबुटी और सोमालिया और इथियोपिया, ये कंट्री जो है ये शामिल है। इथियोपिया है, तो ये रेड सी जो है वो एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है, और आप जानते हैं कि यूरोप में हमारा ट्रेडिंग कितना ज्यादा है, तो इसलिए इथियोपिया के लिए संबंध जो है हमारे लिए जरूरी है। इसके अलावा इथियोपिया का जो है सोमालिया और यूएई से संबंध काफी अच्छा है, और यूएई जो है हमारे लिए भी काफी फ्रेंडली है। तो फ्रेंड का फ्रेंड फ्रेंड ही होगा, फ्रेंड का दुश्मन जैसे दुश्मन होता है, मतलब ये दुश्मन का फ्रेंड जैसे दुश्मन होता है, तो वैसे फ्रेंड का फ्रेंड जो है हमारे लिए फ्रेंड होगा। तो ये कहीं पर अगर दिक्कत भी होगा तो वो हमारे लिए काम करेगा। और यूएई में क्या है कि इसके पास नेवी नहीं है, बहुत मतलब वीक ये है, तो उसके पास में नहीं है, तो कभी जरूरत पड़ेगा तो हम उसकी सहायता कर सकते हैं। तो ये इथियोपिया, इंडिया और यूएई मिलाकर एक ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण से भी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद पहुंचे ओमान। ओमान का जो कैपिटल है वो मस्कट है, और अब कहने के लिए तो इसके साथ में हमारा 5000 साल पुराना रिश्ता है, लेकिन खैर चलिए, जो हॉर्मुज स्टेट है उससे ये जोड़ता है, और उस कारण से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो हमारा एक महासागर की नीति आपको बताए होंगे, तो इसमें जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओमान और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और ये चर्चा में भी था, आप लोग शायद ध्यान दिए होंगे। जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है उसका नाम क्या है? CEPA। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। 18 दिसंबर को जो है यहाँ के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं और वहाँ के जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं, दोनों के बीच में इंडियन पीएम और वहाँ के सुल्तान के प्रेजेंस में ये एग्रीमेंट सेपा या CEPA साइन हुआ है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, और इसमें से देखिए कई पीटी का क्वेश्चन आपका निकल रहा है। ठीक है, अब जो ये किया गया है, जो सेपा जो है उससे क्या होगा? सेपा से होगा ये कि ओमान जो है उसके यहाँ जो हमारा सामान जाता है, मतलब कि हमारे सामान को जो इंपोर्ट करता है, तो उसमें करीब करीब 98% जो टैरिफ है सामान, मतलब 98% सामान पर टैरिफ जो है वो ऑलमोस्ट एक तरह से जीरो रखेगा, शुल्क मुक्त, मतलब कि विदाउट एनी चार्ज। तो ये हमारा तो क्या होगा, हमारा सामान वहां पर सस्ता हो जाएगा, तो लोग हमारे सामान, वहां के लोग हमारे सामान को ज्यादा खरीदेंगे। और इसी तरह से भारत जो ओमान को एक्सपोर्ट करेगा, तो इसमें करीब करीब 99 मतलब परसेंट से ज्यादा सामान इसमें शामिल हो जाएगा, मतलब कि 99% से मतलब 100 ही मान लीजिए, सारे सामान हमारे वहां पर सस्ता हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चार्जलेस जो है, विदाउट एनी चार्ज वहां टैरिफ ये किया जाएगा, जीरो टैरिफ। दूसरी तरफ इंडिया जो है, वहां से जो सामान आ रहा है उसमें 77.8% ये जीरो चार्ज पर टैरिफ लगाएगा, और इसमें जो है वहां से 95% करीब करीब जो सामान आता है उसमें से 95% में जीरो टैरिफ लगेगा। ठीक है,
अ, उसी तरह से 2006 में अमेरिका के साथ में ओमान एक अपना इसी तरह का किया था। इसके बाद ओमान किसी और कंट्री से इस तरह का एग्रीमेंट नहीं किया था। मतलब कि इंडिया इज सेकेंड कंट्री टू हैव सच एन एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है। और इंडिया के लिए भी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, उसके किसी भी देश के साथ में ये सेकेंड हमारा, मतलब जीसीसी जो कंट्रीज है उसमें केवल हम यूएई के साथ में किए थे और किसी के साथ नहीं है। तो ओमान का जो है ये पूरे वर्ल्ड में सेकंड है। हमारा जीसीसी कंट्री के साथ ये सेकंड है, पहला यूएई है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कि काफी दोनों, और क्या क्या आता है ज्यादा, क्या मतलब ट्रेडिंग होता है। तो ज्यादा ट्रेडिंग जो है पेट्रोल, अब देखिए जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहते हैं ना, तो हम वहां से कच्चा तेल मंगाते हैं, क्रूड ऑयल जो है मंगाते हैं, और हम फिर उसका कई तरह का प्रोडक्ट्स बनाकर फिर सेल भी करते हैं। तो ये सारा चीज जो है शामिल किया गया है, उसमें शामिल है। ओमान जो है दे ही दिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है। ठीक है, 2024-25 में जो है ये आप देख लीजिए कि जो ट्रेडिंग था ओमान और इंडिया के बीच में 4.06, मतलब कि 4 अरब डॉलर का, 4 बिलियन डॉलर का ये केवल हम एक्सपोर्ट किए थे। तो एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो एक्सपोर्ट क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इस पर ध्यान दीजिए, पेट्रोलियम नहीं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, पेट्रोलियम जो है हम वहां से मंगा सकते हैं, देख रहे हैं, भारत ने ओमान से इंपोर्ट करता है, और हम वहां भेजते हैं क्या, प्रोडक्ट्स बनाकर, और वो करीब करीब हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट का 35% वही होता है। अब प्रोसेस्ड जो मिनरल्स होता है उसमें ये 9.2% होता है, और इस तरह से टोटल जो है इतना सारा आपका 4 अरब डॉलर का, 4 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इंडिया से किया जाता है। वहां से भी हम काफी इंपोर्ट करते हैं, और इसमें जो है क्रूड ऑयल, असाइक्लिक एल्कोहल, अमोनिया, ये सब जो है। तो इसमें आपको काफी सिग्निफिकेंस है, आप देख सकते हैं। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। ठीक है ना, फसाई को जानते हैं, फसाई फूड एंड स्टैंडर्ड, जो वो जो फूड के क्षेत्र में जो स्टैंडर्ड जो पैरामीटर्स जो अप्लाई किया जाता है, हाँ, तो ये जो है उसने, ईगोज कंपनी है अंडा का, तो ईगोज कंपनी के अंडा में नाइट्रोफ्यूरान जो है ये पाने की खबर मिली, कहीं पर चेक हुआ, उसमें पाया गया। तो ये जो है पूरे कंट्री में एक में जांच करने का ये ऑर्डर कर दिया। नाइट्रोफ्यूरॉन जो है आपको पीटी में भी पूछा जा सकता है, इसका फॉर्मूला जो है C4H3NO3 है। ठीक है, ये एक तरह से एंटीबायोटिक टाइप का है, और इसका प्रेजेंस जो है वो प्रोहिबिटेड है कि 1 mg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एकदम मना नहीं किया गया है, लेकिन 1 mg से ज्यादा होने पर ये कैंसरस इम्पैक्ट जो है बॉडी में डालता है। तो नाइट्रोफेरॉन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो ईगोस की जो बात है, ठीक है, ये तो कंपनी हो गया, इसमें जो है नाइट्रोफेरॉन जो है पाए जाने का एक कंफर्मेशन हुआ, और ये कंफर्मेशन किसने किया, फसाई ने किया, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका भी फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है केवल अलग क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये एक एंटीबायोटिक है, और इसका जो प्रेजेंस है वो कैंसर
क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है, इसीलिए जो है इसको मना किया गया है। और जो मना किया गया है उसका एक टर्म दिया गया है, एक्सटर्नल मैक्सिमम रिमाइंडर लिमिट, EMRL। और ये EMRL जो है कितना होना चाहिए, 1% से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो ये पाया गया है वो कितना पाया गया है, 0.73। ये दावा करती है कि इस एगोज का जो प्रोडक्ट है वो एंटीबायोटिक फ्री होगा और ये पेस्टिसाइड से फ्री है। तो जब आप ये क्लेम करते हैं और ये 1% से करीब आपका इतना ज्यादा होता है, मतलब EMRL से एकदम थोड़ा सा कम, तो निश्चित रूप से आप ऑनेस्ट नहीं कहे जाएंगे, आपका प्रोडक्ट जो है वो ठीक नहीं माना जाएगा। नहीं, लेकिन वो 1 ग्राम ही होगा। हाँ, 1 ग्राम ही होगा। हाँ, तो ये सही है, ये सही है और ये सही है, इसलिए ये सही है, डी होगा। पहले तो हम क्वेश्चन को टिक कर ले। माइक्रोग्राम, ठीक है। अब इसमें आइए, स्टेटमेंट्स देखिए कि बरहाम साली ये अपॉइंट किए गए हैं क्या, यूएन के हाई कमिश्नर। ये सही है, आप लोगों को पता है, चलिए अच्छी बात है। और ये कहाँ के हैं, हाँ? वाह, आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी है भाई। यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज वाज फाउंडेड 1950। सही है। तो यहाँ पर काट कर आपको करना होगा 1950, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर का जो है ये आपका 1 और 3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही है, ये गलत है, ये सही हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। 26 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन। तो 26 था ये, हैदराबाद में हुआ, तेलंगाना में। और ये तेलंगाना ही जो है होस्ट था, ठीक है। इस बार पहला चेयरपर्सन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ये 1949 में हुआ, ठीक है। ये भी जानना चाहिए, द फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट पब्लिक चेयरपर्सन किसका, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है वो पहला जो बना था ये मद्रास का बना था, ठीक है। तो आपका क्या सही हुआ, 1 सही हुआ, 2 सही हुआ, 3 सही हुआ। तो सबसे बड़ा पुल जो है ये ओटा सिमरिया इंडिया का नदी पर बना हुआ सबसे चौड़ा हो गया है। 3-3 लेन का दोनों साइड में है, ठीक है। 3-3 लेन का दोनों साइड में है, और यही जो है सबसे चौड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स एम टू अलाउ, अब ये बताइए 100% FDI इंश्योरेंस में अभी कितना है, 74। वाह, अच्छी बात है, जानकारी आपकी। तो 74 था, 74 से 100, उस बिल का नाम क्या है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली, ठीक है। ये सही हो जाएगा, आपका सी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट UNAOC, ठीक है ना। कि ये जो है यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, ये सही है। और 11th इसका जो है वो रियाद में हुआ था। नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया, ये आपका रियाद में ये हुआ था, ये 2014 में नहीं हुआ था। ये और ये सही होगा, मतलब ये सही होगा और ये सही होगा। इसका आंसर इतना ही दिया हुआ है, नॉट पूछ ही रहा है, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन 12th अंडर 19 पाकिस्तान, पक्का।
चलिए, ध्रुव 64, ये ध्रुव 64 इंडिया माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। आगे आते हैं 30 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली इम्पोज $100 मिलियन, ईयू जो है ये किया है। इसका कहना है कि जैसे कि आप छोटा छोटा प्रोडक्ट्स जो आप बेचते हैं, जैसे कि आप ब्लू टिक देते हैं, और मालूम चला कि मान लीजिए हाफिज सईद आतंकवादी है, ठीक है, आप उसको भी सेल कर रहे हैं। हाफिज सईद हमारा, माने हम यहाँ बिहार के हैं, आप हमको भी ब्लू टिक दे रहे हैं, तो वो एक कंफ्यूजन पैदा करता है, और उससे जो है आप ऑथेंटिसिटी भी दे रहे हैं उसको, आतंकवादी को। आपका ये खत्म हुआ। कितना